हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे दोस्तों। आपको सबसे पहले कांग्रेचुलेशन कहूँगा मैं कि आपने एशियन फॉरेक्स की डीवीडी परचेज की है। और उम्मीद करता हूँ कि इस डीवीडी को ध्यान से देखने के बाद आप कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुँचेंगे और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनकर इसको एज अ करियर लेकर चलेंगे। और जाहिर सी बात है, आपने ये डीवीडी इस माइंड से ली है, इस प्लानिंग से ली है कि आप इस डीवीडी को देखने के बाद लर्निंग करके प्राइस एक्शन को समझ के बेसिक टू एडवांस एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे और इसको एज अ करियर लेके चलेंगे। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी जो है वो रिलायबल नहीं मिल रही, तो आप चाहते हैं कि इस मार्केट को अंडरस्टैंड करने के बाद, इस मार्केट को पूरा लर्न करने के बाद, मार्केट की साइकोलॉजी को समझने के बाद कि इस मार्केट में किस तरह से प्रॉफिट किया जा सकता है और कौन से स्टेप्स हैं जो लेकर हमको लॉस हो रहा था, जो इन फ्यूचर हम वो स्टेप ना लेंगे। और इसको प्रॉपर समझने के बाद, इसको प्रॉपर सीखने के बाद हम आगे चलकर एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे। तो एशियन फॉरेक्स की ये डीवीडी लेने पे आपको कांग्रेचुलेशंस दोस्तों। मेरी एक इस कोर्स को आगे लेके चलने से पहले मैं आपको एक कुछ इंस्ट्रक्शंस करना चाहूँगा। अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको यकीनन आगे जाकर बहुत फ़ायदा होगा और ये डीवीडी तब जाके आपको फ़ायदा देगी। वरना अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो मुमकिन तौर पे आपको कभी फ़ायदा नहीं होने वाला। दोस्तों, अगर आपने इस डीवीडी को लिया है इस मकसद से कि आप इसको सीखने के बाद बड़ी बड़ी लाटें लगाएंगे और गेट क्विक रिच स्कीम ये इस तरह की आपको मिल गई है कि अब आप बस डबल करते जाएंगे, डबल करते जाएंगे, तो ये कतई तौर पे नहीं है। इट इज स्ट्रांगली रिजेक्टेड दैट माइंड ऑफ व्हाट इफ यू मेड दैट, कि अगर आपने इस तरह का माइंड बनाया है कि ये डीवीडी लेने के बाद आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे और बस लाटों के ऊपर लाटें लगाएंगे और बड़ा बड़ा वॉल्यूम ट्रेड करेंगे और आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि इस मार्केट में करोड़पति नहीं बना जा सकता, डेफिनेटली बना जा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर करके इसमें आप करोड़पति बन सकते हैं। वो तो आप मल्टी मिलेनियर भी बन सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक प्रॉपर टारगेट्स के साथ, एक प्रॉपर ट्रेडिंग मनी मैनेजमेंट के साथ तो डेफिनेटली आप बन सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप नहीं बन सकते। और फिर क्या फायदा इस मार्केट में आने का? वही 30 40 50 हज़ार तो वैसे भी जॉब, प्राइवेट जॉब पे भी मिल जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप बन सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, एक प्लानिंग, एक मेथड होना चाहिए, एक मैनेजमेंट होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए आपके पास, एक प्री डिफाइंड टारगेट होना चाहिए कि आपको इतना पर मंथ लेना है। ऐसा नहीं है कि बस मुझे मंथली कोई हिसाब नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, बस मुझे ट्रेडें लगाते जानी है, पैसा आना चाहिए नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर का एक प्री डिफाइंड टारगेट होता है कि मुझे पर मंथ इतने पिप्स निकालने हैं। वो प्रॉफिट को नहीं देखता, वो पिप्स को देखता है। उसका टारगेट मार्केट होता है, टारगेट पैसा नहीं होता। तो हमेशा आप भी अपना टारगेट जो है वो पिप्स बनाएंगे, मुझे इतने पिप्स पर मंथ कमाने। तो फिर उससे क्या होगा कि आप कभी भी जो है ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे और आपका डिसिप्लिन जो होगा वो मेंटेन रहेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपने ये माइंडसेट लेकर डीवीडी परचेज किए कि हम गेट क्विक रिच स्कीम में एंटर हो गए, अब जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात बन जाएंगे, बड़ी लाटें लगाएंगे, तो ये गलत है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम भी 25% पर मंथ ले सकता है इस मार्केट से। यानी कि अगर आपकी 1 लाख रुपए यानी कि $1000 इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से तो $1000 होगा, इंडियन रुपीस का तो मुझे पता है थोड़ा कम है। यानी कि अब ओवरऑल आते हैं कि अगर $1000 की इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो $250 आप पर मंथ कमा सकते हैं अगर आप इस मार्केट में एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो प्राइस एक्शन एक्सपर्ट बन जाते हैं तो। और इस डीवीडी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, एज अ कैरियर इसको बनाने के लिए देखेंगे, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए अगर आप ये डीवीडी देख रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 25% जरूर कमाएंगे। अगर आपने नहीं कमाए तो मैं इस डीवीडी की जो कीमत है वो डबल करके आपको वापस करूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आप इसको एज अ कैरियर लेने के लिए ध्यान से ये चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, इस पर मेहनत करेंगे, 2 बार वीडियो देखेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे जो 25% पर मंथ एज इन्वेस्टमेंट पे ले सकता है, गारंटीड ले सकता है। तो शुरू करते हैं। तैयार बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप ऐसे माहौल में सुन रहे हैं जहाँ से पीछे से आवाज़ें आ रही है, आपका कंसंट्रेशन जो है वो ड्रॉप हो रहा है कहीं और जगह पे, तो काइंडली ये जो वीडियो है, ये जो डीवीडी है, इसको अपने डोर्स
और रूम्स की विंडोज बंद करके एक पुरसुकून माहौल में बैठकर देखेंगे तो देखने में मजा आएगा और सुनने में भी मजा आएगा। तो और काइंडली इसको रात को सोते वक्त ना देखें, क्योंकि जब भी हम कोई चीजें रात को सोते वक्त देखते हैं तो सोने के बाद वो हम भूल जाते हैं। तो अगर आप सुबह उठकर नाश्ता करके ये वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं, तो अगर इस कोर्स को आप सुबह के वक्त नाश्ता करने के बाद देखेंगे तो यकीनन आपको बहुत ज्यादा अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगी। तो कोशिश करें कि डेली एक वीडियो देखें, डेली एक वीडियो, ज्यादा नहीं देखिएगा। डेली अगर आपने 2-3 वीडियो देखी तो कोई गारंटी नहीं आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप नर्सरी में जाते थे तो पहले ABC सीखी थी, फिर CAT कैट DOG डॉग ये सीखा था, उसके बाद फिर आगे चलकर आपने चीजें सीखी थी। तो एक दिन में आपने कभी भी पूरी ABC नहीं सीखी थी। शुरू में आपको ABC इतना सिखाया गया होगा, फिर DEF इतना सिखाया गया होगा, ऐसे ही GHI, ऐसे ही आगे चलकर आपने सीखा होगा पर डे के हिसाब से। तो काइंडली इसको भी एज अ नर्सरी लेकर चलें कि मुझे डेली एक वीडियो देखनी है, 2 से 3 बार देखनी है, फिर उसको सोचना है, फिर अपने हिसाब से सवालात पैदा करने हैं। ठीक है ना। ये DVD लेने के बाद अगर आपको कोई सवाल है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो काइंडली ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं पहले चैप्टर को स्टार्ट कर दें कि प्राइस एक्शन जो है वो जाहिर सी बात है ये जो कोर्स है पूरा प्राइस एक्शन पे मबनी है, एडवांस कोर्स है। तो बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन हमारा पहला चैप्टर है कि प्राइस एक्शन की बेसिक क्या है। किसी भी चीज को अगर हम किसी भी चीज के साथ काम करना चाहते हैं तो पहले हमें पता तो होना चाहिए वो चीज है क्या। अगर कोई चीज के साथ हम काम करना चाहते हैं, कोई स्ट्रेटजी हो, कोई सिस्टम हो, तो हमें पहले पता, अगर हम मोबाइल चला रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मोबाइल है क्या, व्हाट इज सेल फोन। तो ये हमें पता होना लाजमी है कि प्राइस एक्शन क्या है। पहले उसकी बेसिक्स को देखेंगे सारे, फिर हम एडवांस लेवल पे आगे चल के आस्ते आस्ते मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। व्हाट इज प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन क्या है। उसके बाद व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइस एक्शन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करके ही हम मार्केट की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर सिस्टम, के जो प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं उनमें और इंडिकेटर सिस्टम पे जो ट्रेड करते हैं, इंडिकेटर्स के ट्रेडर हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, उनकी साइकोलॉजी दोनों की क्या है। ठीक है ना, उन दोनों की साइकोलॉजी क्या है, उन दोनों का मेन फोकस क्या होता है, इस चीज को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ट बहुत लाजमी है प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो लाजमन आपको आपके पास कोई ऐसा चार्ट होना चाहिए जो आपको क्लियर पिक्चर दे मार्केट की, कि मार्केट जिस तरह से मूव कर रही है। और उसमें जाहिर सी बात है कैंडलस्टिक जो चार्ट है वो प्राइस एक्शन में टॉप पे है, एज अ लेगिंग इंडिकेटर हम उसको लेते हैं कि कैंडलस्टिक जो है वो लेगिंग इंडिकेटर है, मार्केट इटसेल्फ इज अ इंडिकेटर which represents its behavior in candlestick formations। तो जाहिर सी बात है बेसिक्स ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक हम पढ़ेंगे, ये जापानीज कैंडलस्टिक है क्या, कहाँ से आया है ये, इसकी साइकोलॉजी क्या है। उसके बाद बुलिश एंड बेयरिश मोमेंटम, किसी भी पर्टिकुलर कैंडल में कैसे रीड किया जाए कि इस कैंडल का मोमेंटम ड्रॉप हो रहा है और इसका बढ़ रहा है, और मोमेंटम है क्या आपको पता होना चाहिए। प्राइस एक्शन ट्रेडर है, आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम किस चीज का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज प्राइस एक्शन। दोस्तों प्राइस एक्शन जो वर्ड है उस वर्ड से ही आपको जवाब मिल रहा है। प्राइस और उसका एक्शन, जो प्राइस आपके सामने चार्ट पे मूव करती है उसके एक्शन को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं अगर डिफाइन करूं तो प्राइस का जो अपना एक्शन है, प्राइस का जो अपना बिहेवियर है, प्राइस की जो अपनी मूवमेंट है जो आप चार्ट पे देख रहे होते हैं उसको प्राइस एक्शन कहते हैं। लेकिन अगर आप इसका जवाब मुझसे कहेंगे कि डिफाइन करें डेफिनेशन में, टेक्निकल वर्ड्स में नहीं डेफिनेशन में डिफाइन करके दें, तो प्राइस एक्शन जो है वो एक ऐसी ट्रेडिंग टेक्निक है जो हमें ये मौका देती है कि हम मार्केट को बेहतर तरीके से रीड कर सकें, और जो हम ट्रेडिंग डिसीजन है वो सिर्फ इसकी अपनी नेचुरल बिहेवियर को देखते हुए ट्रेडिंग डिसीजन लें, ना कि किसी इंडिकेटर को देखते हुए। तो ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन अगर टेक्निकल वर्ड्स में सिंपली अगर आप समझना चाहते हैं कि व्हाट इज प्राइस एक्शन, तो एक जो प्राइस है किसी भी एसेट की है, करेंसी हो, कमोडिटी हो, फ्यूचर्स हो, उसकी जो अपनी प्राइस है ना, वो जो मूव कर रही होती है, ऊपर नीचे गिर रही है, चल रही है, वो जो मूवमेंट है उसकी, ऊपर जाने वाली मूवमेंट, नीचे जाने वाली मूवमेंट, उसका जो अपना एक्शन है जो दिखा रही होती है रोज, उस मूवमेंट को उस मूवमेंट उसकी जो मूवमेंट है
उसका जो एक्शन है जिसमें वो मूव कर रही है, उसका जो बिहेवियर है अपने अपनी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है प्राइस की, उस बिहेवियर को, उसी एक्शन को, उसी मूवमेंट को प्राइस एक्शन कहते हैं। सो सिंपल, ये टेक्निकली मैंने आपको कह दिया कि प्राइस एक्शन ये है। एक साफ सुथरे चार्ट पे मूव करती हुई मार्केट जो अपना बिहेवियर दिखाती है, जो एक्शन दिखाती है, जो मूवमेंट दिखाती है, उसको प्राइस एक्शन कहते हैं। अब उसी प्राइस एक्शन के ऊपर अगर आप टेक्निकल्स अप्लाई करके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, बात खत्म। एक साफ सुथरे नेक्ड चार्ट पे अगर आप अपने टेक्निकल्स अप्लाई करके ट्रेड करते हैं तो आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं। अगर एक नेक्ड चार्ट पे आप अपनी प्राइस का बिहेवियर अंडरस्टैंड करते हैं, उस प्राइस की बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, उस प्राइस के अंदर कितने बुल्स बेयर्स हैं, उस कैंडल्स की बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, उसके अपने पैटर्न्स, क्योंकि मार्केट पैटर्न्स में मूव कर रही होती, उन पैटर्न्स को समझते हैं तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं। ठीक है ना, आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं अगर आपको इन चीजों को टारगेट बनाते हैं तो। सिंपली है, व्हाट इज प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन जो है वो एक ट्रेडिंग टेक्निक है जो एक ट्रेडर को अपॉर्चुनिटीज देती है अपने बिहेवियर को रीड करके, उसका अपना बिहेवियर क्या है प्राइस का, सिंपल चीज है। ठीक है जी, तो प्राइस एक्शन हमारा कोर्स है जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, और उस कोर्स को वो कोर्स हमारा है ही यही कि हम अपनी नेक्ड चार्ट पे, साफ सुथरे चार्ट पे मार्केट की अपनी जो मूवमेंट है, उसकी अपना जो बिहेवियर है उसको ही अंडरस्टैंड करके, उसको ही एनालाइज करके हम ट्रेडिंग डिसीजंस लेंगे। ठीक है जी, अब टेक्निकल एनालिसिस जो हम प्राइस एक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं वो क्या है? अब प्राइस एक्शन तो हो गया, हमने सीख लिया प्राइस एक्शन क्या है, हम समझ चुके हैं प्राइस एक्शन क्या है, साफ सुथरा चार्ट है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो टेक्निकल एनालिसिस हम अप्लाई करते हैं, अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस क्या है? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस इसमें आपको वर्ड में कोई भी चीज हो उसके वर्ड में अगर आप गौर देंगे तो उसमें ही आपको जवाब मिल जाएगा। टेक्निकली एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस यानी कि आप अपने टेक्निक्स अप्लाई करके चार्ट के ऊपर या कोई भी चीज हो उसके ऊपर अपने टेक्निक्स अप्लाई करके एनालाइज करते हैं उसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन। सिंपल बात है, उसकी जो डेटा है, ठीक है ना, उसकी जो डेटा है, उसकी डेटा पे, उसकी प्राइस पे, उसके प्राइस के बिहेवियर पे, उसकी प्राइस की नेचर पे आप टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। वो टेक्निक्स ट्रेंड लाइंस की शक्ल में हो, सपोज रेजिस्टेंस की शक्ल में हो, या फिबोनाची की शक्ल में हो, कोई भी शक्ल में टेक्निक्स हो, लेकिन वो जब हम अप्लाई करते हैं चार्ट के ऊपर और उसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं, यानी कि हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक ट्रेडिंग टूल है जो हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करने के लिए मार्केट में एक नेक्ड साफ सुथरे चार्ट पे अप्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब हम आते हैं इस चीज पे कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हम अपनी जिंदगी में डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई नहीं की जाती, उसकी प्रीवियस डेटा पे टेक्निक्स अप्लाई करके हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में भी हजारों मर्तबा इस चीज से क्रॉस करते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस हो रही है, लेकिन कभी हमने उस चीज पे गौर नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर सबसे पहले मेरी नब्ज पकड़ेगा। अब ये नब्ज जो वो पकड़ रहा है ये टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है, क्योंकि वो टेक्निकल एनालाइज करना चाहता है कि मेरी नब्ज की जो स्पीड है, जिसमें हार्ट पंपिंग है, वो कितनी स्पीड से चल रही है। या अगर वो मुझे कहता है मुंह खोलो, मेरी जबान चेक करता है डॉक्टर। क्यों चेक करता है? क्योंकि वो टेक्निकली एनालिसिस करना चाहता है, क्योंकि उस डॉक्टर को पता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, नेचर रिपीट्स इटसेल्फ। हमारी जो नेचर है वो अपने आप में बदलती कभी नहीं है, बल्कि वो रिपीट होती है। ठीक है ना, वो रिपीट होती है डे बाय डे, सेम। देखिए, सूरज रोज वही निकलता है, तारे रोज वही आते हैं, चांद वही होता है, बारिशें वही होती हैं, बादल वही होते हैं, यानी कि नेचर अपने आप में रिपीट होती है। बिल्कुल उसी तरह से ये मार्केट जो है, चाहे कोई भी हो, कमोडिटी की हो, फ्यूचर की हो, करेंसी की हो, वो अपने आप में रिपीट होती है। ये अलग बात है कि रोज नए तरीके से मूव करती है, लेकिन उसका नया तरीके का मूव भी वही होता है जो प्रीवियस बिहेवियर उसका रहा होता है। बिहेवियर सेम होता है, मूव जो होती है वो चेंज होती है, लेकिन बिहेवियर जो होता है उस मूवमेंट का वो सेम होता है। तो अगर डॉक्टर मेरे मुंह में थर्मामीटर रखता है
क्यों रखता है? क्योंकि उसको पता है कि जब जब भी थर्मामीटर मुंह में रखते हैं और 102 हमें फ़ारेनहाइट मिलता है तो उसका मतलब है कि हाई फीवर है, क्योंकि वो टेक्निकली एनालाइज कर रहा है। उसको पता है कि जब जब भी किसी पेशेंट की जबान जो है वो अगर वाइट हो जाती है, उसकी जो सरफेस है जबान का वो अगर वाइट हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसको गैस्ट्रिक अल्सर है। तो ये टेक्निकली एनालाइज कर रहा है कि उसको पता है कि ये सिम्टम्स अगर हमें मिलते हैं इसका मतलब है कि ये बीमारी है। एक और मिसाल मैं आपको दूंगा कि मैं अगर आपको कहता हूं कि यार आज बारिश होने वाली है, लगता है आज बारिश होगी, तो आप क्या करेंगे? आप बाहर जाएंगे, आसमान की तरफ देखेंगे, सिंपल। क्यों आसमान की तरफ देखेंगे? क्योंकि आपको पता है कि जब जब भी बारिश होती है उससे पहले बादल होते हैं। ये आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं भैया, ये आप टेक्निकल एनालाइज कर रहे हैं कि कोई मुझे अगर कहता है बारिश हो रही है तो मैं आसमान की तरफ देखूंगा कि बादल हैं नहीं है। अगर बादल हैं तो ठीक है, होगी बारिश, आपने सही टेक्निकल एनालिसिस करी है। अगर बादल नहीं है तो आप अंदर जाके उस बंदे को कहोगे आप पागल हो गए हो, मैं टेक्निकल एनालाइसिस करके आया हूँ, कोई बारिश नहीं होने वाली, बादल ही नहीं है। तो इस मार्केट में भी अगर आपके चार्ट, आपके सामने ये जो चार्ट है ये वाला गोल्ड का चार्ट है, इसमें ये देखिए कि एक चैनल के अंदर मार्केट मूव कर रही है। अब आपने टेक्निकल एनालाइज किया कि ये चैनल, इसको एज एग्जांपल ले लें कि ये बादल है, आपने कहा कि यार ये बादल कितना अच्छा है, हाँ टेक्निकली मैंने एनालाइज कर लिया, अब ये बादल बना है, अब बारिश जरूर होगी, यानी कि नीचे से ब्रेक जरूर होगी और मार्केट यहाँ तक जाएगी। ये आपने टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई की प्राइस एक्शन के ऊपर। कितना सिंपल और सादा तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि प्राइस एक्शन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करना, यानी कि आसमान के ऊपर बादलों की टेक्निकल एनालिसिस की आपने, बादल हैं यानी कि बारिश होगी, नहीं है तो नहीं होगी। अगर ये यहाँ पे चैनल नहीं होता या चैनल ये सही ड्रा नहीं किया हुआ होता, मार्केट इसको फॉलो नहीं कर रही होती, तो इसका मतलब है कि चैनल नहीं है, यानी कि बादल नहीं है, बारिश नहीं होगी, चैनल नहीं है, नीचे से ब्रेक नहीं होगा, चैनल है ही नहीं। तो इस तरह से मार्केट में भी जैसे नेचर में अपने एक बिहेवियर है रिपीट होता है, बिल्कुल उसी तरह से हर किसी का मानना है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अपने आप में रिपीट होती है। तो भाई ये अपना जहन बना लें कि अगर आप फॉरेक्स हो या स्टॉक्स हो, उनमें अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपका ये जहन होना चाहिए कि मार्केट कभी भी नए तरीके से मूव नहीं करेगी, उसका वही सेम होगा पैटर्न, उसका वही सेम होगा बिहेवियर। प्राइस के हिसाब से नहीं मूव हो सकती है, लेकिन बिहेवियरल जो उसका मूवमेंट होगी वो सेम होगी, क्योंकि वो रिपीट कर रही होती है बार बार अपने पैटर्न्स में, जिन पैटर्न्स में वो मूव करती है सेम पैटर्न। 15 साल पहले भी वही पैटर्न थे, आज भी वही पैटर्न है। 15 साल पहले भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच करके बाउंस होती थी, आज भी हो रही है। 15 साल पहले ऐसे चैनल बनते थे, आज भी बन रहे हैं। 15 साल पहले कैंडलस्टिक पैटर्न बनते थे, रिवर्सल मार्केट वापस जाती थी, आज भी जा रही है। यानी कि प्राइस की मूवमेंट तो नहीं है, प्राइस की मूवमेंट न्यू है, रोज नई प्राइस के तरीके से मार्केट मूव करती है, लेकिन उसका जो बिहेवियर होता है, उसके जो पैटर्न्स होते हैं जिसमें वो मूव करती है, वो सेम होते हैं, वो रिपीट होते हैं। हमने क्या करना होता है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है टेक्निकल्स अप्लाई करके कि जो पीछे पैटर्न्स बने थे वैसे ही पैटर्न बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो उसके ऊपर हम टेक्निक्स अप्लाई करके फिर उनमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। ठीक है, रोज हमें पता है कि बारिश होती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बारिश हमेशा के लिए खत्म हो जाए, कभी ना हो, बारिश होगी, उसकी एक मौसम है, बारिश होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बारिश होगी? अगर बादल हो जाएंगे तो बारिश होगी। यहाँ पे अगर टेक्निकल एनालिसिस आप अप्लाई करेंगे, कोई पैटर्न बनता है तो बारिश होगी, कोई पैटर्न बनता है तो मार्केट रिपीट होगी, कोई पैटर्न बनता है तो उसको ब्रेक करके मार्केट निकलेगी, हम ट्रेड सेलेक्ट करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस सिंपली मैंने आपको समझा दी, एक डेली लाइफ का सिग्नल देके कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी बाइक पे भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रही, तो मेरा पड़ोसी निकलेगा, कहेगा भाई पेट्रोल चेक करो, पेट्रोल है। उसने ये क्यों कहा? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस उसने करी हुई है, उसको पता है कि अगर बाइक में पेट्रोल नहीं होगा तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। ये टेक्निकल एनालिसिस उसने करी। मैंने कहा भाई पेट्रोल तो बहुत ज्यादा है, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही। फिर वो कहेगा कि प्लग चेक करो। ये देखिए बार बार वो टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई कर रहा है मेरी बाइक पे। उसको पता है कि अगर पेट्रोल भी है फिर भी नहीं स्टार्ट हो रही तो शायद प्लग में कचरा होगा। फिर मैं प्लग चेक करता हूँ और प्लग में कचरा आया, उसको साफ करके प्लग लगाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, मार्केट बाइक स्टार्ट हो जाती है। ये टेक्निकल एनालिसिस है हम जो डेली लाइफ में करते हैं, क्योंकि
हमें पता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है, ये रिपीट हो रही है चीजें, कि पलक खराब होती है तो स्टार्ट नहीं होगी, पेट्रोल नहीं होगा तो स्टार्ट नहीं होगी। ये नेचर है हर चीज की, बाइक की अपनी एक नेचर है, मार्केट की अपनी एक नेचर है। तो इस मार्केट की नेचर को, इस मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए ये डीवीडी हमने बनाई है। और जब आप इसके नेचर को, जब आप इसके बिहेवियर को समझ गए, जब आपकी इसकी जो मूवमेंट है, जो पैटर्न्स ये डेली रिपीट कर रही होती है, इन पैटर्न्स को जब आप समझ गए तो फिर देखिएगा कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं। तो व्हाट इज प्राइस एक्शन, ये भी आपने समझ लिया। और टेक्निकल एनालिसिस क्या है जो हम प्राइस एक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो भी आपने समझ लिया कि टेक्निकल एनालिसिस ये है जो कि हम डेली लाइफ में कर रहे होते हैं, जो हम डेली लाइफ में कर रहे होते हैं और किस मकसद से कर रहे होते हैं, वही अब हम फॉरेक्स में भी करेंगे। और किस मकसद से करेंगे, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है जी, ये है आपका टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में जो टूल आते हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस में कितने टूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करके एनालाइज करते हैं मार्केट को। अब बात ये यहाँ पे आती है कि ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस हमने अप्लाई कर ली है, लेकिन भैया टेक्निकल एनालिसिस जो है वो जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है वो टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करने के लिए इंडिकेटर यूज नहीं करता। तो अब इंडिकेटर्स में और प्राइस एक्शन ट्रेडर में क्या फर्क है? अब ये सवाल पैदा होता है कि प्राइस एक्शन ट्रेडर में और इंडिकेटर पे ट्रेड करने वाले में क्या फर्क है? क्योंकि प्राइस एक्शन का ट्रेडर जो बेचारा होता है वो उसके मार्केट का अपना बिहेवियर एनालाइज करता है कि पीछे उसने क्या बिहेव किया था, आगे चलकर भी वैसा ही बिहेव करेगी, अपने पैटर्न्स जो है वो चेंज करेगी, उस यानी कि सेम होगा पैटर्न्स, वो उन चेंज पैटर्न्स में मूव करेगी, लेकिन पैटर्न्स जो होंगे वो वही होंगे जो पीछे वो बना चुकी होगी, यानी कि वो पैटर्न्स भी उसके सेम होंगे, वो रिपीट होंगे। लेकिन इंडिकेटर का क्या मकसद है, इंडिकेटर के ट्रेडर का क्या मकसद है, इंडिकेटर का ट्रेडर क्या करता है? देखें, इंडिकेटर बेस्ड जो सिस्टम्स होते हैं, पता नहीं हजारों सिस्टम्स हैं और तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा इंडिकेटर मार्केट में पड़े हैं, वो सारे फ्री है। आप कभी भी फॉरेक्स विनर पे चार जाएं, डॉल्फिन ट्रेडर्स पे चले जाएं और डाउनलोड करके रख दें अपने पास। लेकिन भाई देखिए, जो चीज़ काम की होती है ना, जो चीज़ आपको पैसा कमा के देती है वो कभी फ्री की नहीं होती, ये ज़हन बना लीजिएगा कि जो चीज़ आपको पैसा कमा कर दे वो चीज़ कभी फ्री की नहीं होती। अगर इंडिकेटर आपको पैसा कमा कर देते तो वो फ्री पे नहीं मिलते आपको। वेबसाइट्स पे कितने इंडिकेटर, 2-2000 इंडिकेटर पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि वो काम के नहीं है, काम के होते तो वो फ्री में नहीं आपको अवेलेबल होते। अब इंडिकेटर और प्राइस एक्शन के ट्रेडर में जो डिफरेंस है वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। प्राइस एक्शन तो हमने समझ ली क्या है, और प्राइस एक्शन के ऊपर जो टेक्निक्स अपना अप्लाई करते हैं वो भी हमने देख लिया, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और उसका मकसद भी आपको बता दिया, साइकोलॉजी भी बता दी टेक्निकल एनालिसिस की, एग्जाम्पल डॉक्टर का देकर, बाइक का देकर, बारिश का देकर। इंडिकेटर के जो सिस्टम यूज करते हैं उनका जो मेन टारगेट होता है ना, वो होता है इंडिकेटर। उन ट्रेडर्स का प्राइस के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो प्राइस को देखते ही नहीं हैं। अब आपके सामने जो चार्ट है आप देख रहे हैं वाज़ेह तौर पे, ये जो इंडिकेटर बेस्ड चार्ट है, इसमें आपको प्राइस नजर आ रही है? नहीं आ रही, क्योंकि वो जो ट्रेडर है इस इंडिकेटर सिस्टम का, जो ये पर्टिकुलर इंडिकेटर सिस्टम है, इसका जो ट्रेडर होगा ना, उसका इस प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, प्राइस की अपनी नेचुरल बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है, प्राइस के अपने मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, प्राइस के पैटर्न्स से कोई लेना देना नहीं है, कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। उसका जो मेन फोकस है वो इंडिकेटर्स है, उसको बस इंडिकेटर देखने हैं और इंडिकेटर्स पे ट्रेडिंग करनी है। इंडिकेटर बाय करता है बाय करेगा, इंडिकेटर सेल कहता है सेल करेगा। अब मुझे पता है ये अक्लमंदी का काम है, कमाया जा सकता है ऐसे। जब हमें मार्केट की अपनी नेचर का पता ही नहीं, जब हमें मार्केट के फॉर्मेशंस का पता ही नहीं, हमें मार्केट के फुटप्रिंट्स हम देख ही नहीं रहे, मार्केट का अपना नेचुरल बिहेवियर ही नहीं देख रहे, मार्केट की अपनी साइकोलॉजी को रीड ही नहीं कर रहे, बस इंडिकेटर जैसा कह रहा है हम वैसा कर रहे हैं, लोगों के बनाए हुए इंडिकेटर के पीछे हम लगे हुए हैं, तो क्या हम प्रॉफिट कर सकते हैं? मुमकिन है चंद दिनों के लिए करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंसिस्टेंटली हम एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर इंडिकेटर्स के ऊपर सक्सेस जा सकते हैं। अब ये चार्ट आपके सामने है, कोई प्राइस हमें नजर ही नहीं आ रही ना, वो इंडिकेटर लगे हुए हैं प्राइस के ऊपर भी, नीचे भी इंडिकेटर, येलो ब्लू ग्रीन रेड, पता नहीं क्या चक्कर है भाई। अब ये है कि इंडिकेटर जो होता है, व्हाट इज इंडिकेटर?
अब इंडिकेटर के ट्रेडर जो होते हैं उनका तो आपको पता चल गया कि वो सारा फोकस करते हैं इंडिकेटर के ऊपर, उनका प्राइस से कोई लेना देना नहीं है भैया। अब इंडिकेटर रेड हो जाएगा वो सेल करेंगे, इंडिकेटर ब्लू हो जाएगा वो बाय करेंगे, ठीक है ना, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी पूरी साइकोलॉजी जो है वो इंडिकेटर्स के ऊपर है कि इंडिकेटर जैसा कहेगा वो करेंगे। अब इंडिकेटर इटसेल्फ क्या है जिसके कहने पे ट्रेडर भागता है और ट्रेड करता है? इंडिकेटर जो होता है उसको जो डेवलपर्स होते हैं, जो कोडर्स होते हैं, वो कोडिंग करके एक सिस्टम बनाते हैं। और वो जो आपका इंडिकेटर होता है वो उसकी जो कोडिंग उसकी की जाती है वो इसलिए की जाती है कि वो खुद प्राइस को रीड करते हैं। जो इंडिकेटर होते हैं वो अपनी मर्जी से आपको सिग्नल नहीं देंगे, वो खुद प्राइस को बिहेवियर प्राइस का जो है उसको रीड करते हैं, मार्केट का ट्रेंड रीड करते हैं। कुछ ट्रेंड वाले इंडिकेटर होते हैं, मार्केट को ट्रेंड को रीड करते हैं। कुछ पर्टिकुलर कैंडल के अंदर जो मोमेंटम है उसको रीड करते हैं। कोई अवर बाट अवर सोल्ड को रीड करते हैं कि डेली प्राइस के हिसाब से डेली प्राइस मूव होगी। कोई पिवट को रीड करते हैं। तो कहने का मकसद है कि आपका जो इंडिकेटर है वो खुद प्राइस को रीड करता है। उसका कोई अपनी साइकोलॉजी नहीं है कि उसने अपनी मर्जी से बस एक सिग्नल दे दिया, वो खुद प्राइस को रीड करता है। तो बेहतर नहीं है कि इंडिकेटर रीड करके आपको दे, आप खुद रीड करें तो ज्यादा बेहतर है। इंडिकेटर आपको रीड करके दे, उससे बेहतर नहीं है कि आप खुद रीड करें और सिग्नल क्रिएट करें। तो कहने का मकसद कि आपको सबसे बेहतर यही होगा कि आप खुद उसको रीड करें। वन मिनट प्लीज, आई विल बी बैक। Because Azan time. ठीक है जी, आजान आ गई थी इसलिए मैंने पुश कर दिया था। तो इंडिकेटर का जो ट्रेडर होता है उस इंडिकेटर खुद जो होता है वो मार्केट की प्राइस को रीड करता है। तो इंडिकेटर पे हम डिपेंडेंट रह के प्राइस को रीड करें, इससे बेहतर नहीं है कि हम खुद प्राइस के मास्टर बन जाएं, रीड करें। और इंडिकेटर जो होता है वो लैगिंग होता है। लैगिंग का मतलब है कि प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुकी होती है, वो बाद में आपको बता रहा होता है, क्योंकि उसकी कोडिंग जो होती है वो इतना फास्ट नहीं होता इंडिकेटर के, जल्दी ही मार्केट का ट्रेंड चेंज हो और उसी वक्त आपको बता दें। ट्रेंड चेंज हो चुका होता है और आप जब बाय करते हैं तो मार्केट फिर वापस चली जाती है। तो लैगिंग होते हैं और एक रेपिएंट भी होते हैं। रेपिएंट यानी कि वो सिग्नल चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें कि ये रेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जब ये मार्केट गिरी थी उस वक्त रेड होगा। मुमकिन है यहाँ पे रेड नहीं होगा, मार्केट गिरी होगी फिर ये रेड हुआ है। कि यहाँ जब रेड हुआ आपने बाय सेल किया कि मार्केट डाउन जा रही है, ये रेड हो गया, मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। जब आप सेल करेंगे ये मार्केट ऊपर निकलेगी, फिर ये ऑटोमेटिक ब्लू हो जाएगा। आप कहेंगे यार ये क्या चक्कर है, जब मैं बाय कर रहा हूँ बाय कर रहा हूँ रेड हो रहा है, जब मैं सेल कर रहा हूँ ये ब्लू हो रहा है। लेकिन पीछे जो डेटा चल रही है उस गुजरी हुई डेटा पे तो ये सही दिखा रहा है। तो ये रेपिएंट होते हैं। गुजरी हुई डेटा पे आपको इंडिकेटर सही नजर आएगा, लेकिन चलती हुई डेटा पे वो चेंज करेगा अपना कलर। जब आप बाय करेंगे वो रेड कर देगा, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि वो लैगिंग होते हैं और रेपिएंट होते हैं, वो अपने सिग्नल चेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो प्राइस को पढ़ते हैं। प्राइस रिवर्स होगी फिर वो भी रिवर्स हो जाएंगे। और अगर आप प्राइस को रीड कर रहे हैं तो आप कभी बाय नहीं करेंगे, सेल ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है प्राइस सेल कह रही है। लेकिन इंडिकेटर बेचारा आपको देर से जो है वो सिग्नल देता है। एज एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप खुद प्राइस को अंडरस्टैंड करें तो बेहतर है इंडिकेटर का सहारा लिए बगैर। तो मेन फोकस जो होता है इंडिकेटर ट्रेडर का वो इंडिकेटर को रीड करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि व्हाई प्राइस एक्शन ट्रेडर्स आर बेस्ट देन इंडिकेटर ट्रेडर्स। इंडिकेटर ट्रेडर से प्राइस एक्शन ट्रेडर अच्छे क्यों हैं? देखिए मिसाल के तौर पे आप मुझे नहीं जानते, ठीक है ना, लेकिन आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मेरी तबीयत कैसी है, मैं गुस्से में कैसा रिएक्ट करता हूँ, मैं खुशी में कैसे रिएक्ट करता हूँ, मैं दुख में कैसे रिएक्ट करता हूँ। तो आप मुझसे नहीं मिल रहे, आप मेरे साथ नहीं रह रहे, क्योंकि मुझे जानने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, वक्त गुजारना पड़ेगा। लेकिन अल्टरनेटिवली आप क्या करते हैं, आप इंडिकेटर का सहारा लेते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों के साथ आप मिलजुल के उनसे पूछते हैं कि यार फला बंदे का, यानी मेरे बारे में आप उनसे पूछते हैं, मेरे दोस्तों से कि यार फला बंदे के बारे में तो बताओ,
उसकी तबीयत कैसी है, बात करने का लहजा कैसा है, और जब गुस्से में होता है तो कैसे रिएक्ट करता है, जब खुशी में होता है तो कैसे रिएक्ट करता है। आप डायरेक्ट मेरे साथ अगर रहेंगे, डायरेक्ट प्राइस को रीड करेंगे, मैं प्राइस के साथ मिलाऊंगा ऐसे एग्जांपल को, कि अगर डायरेक्ट मेरे साथ वक्त गुजारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं गुस्से में कैसे रिएक्ट करता हूँ, खुशी में कैसे रिएक्ट करता हूँ। लेकिन आप मेरे साथ नहीं टाइम गुजार रहे, उल्टा मेरे दोस्तों से पूछ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, उनमें कुछ दोस्त मेरे उससे होंगे जो पॉजिटिव कमेंट करेंगे, कुछ निगेटिव कमेंट करेंगे। मेरे कुछ दोस्त कहेंगे यार बहुत अच्छा बंदा है माशाल्लाह, सबकी इज्जत करता है, गुस्से में इतना बुरा नहीं बोलता, खुशी में होता है तो दूसरों को भी खुश रखता है। लेकिन जो मेरे बुरे दोस्त होंगे वो जाहिर सी बात है नेगेटिव कमेंट करेंगे, नहीं यार छोड़ो, बहुत बुरी तबीयत का है, गुस्सा करता है, गालियां देता है, और जब खुशी मिलती है तो हमें हाथ भी नहीं देता, वो हमें पहचानता भी नहीं है। तो आप हो गए कंफ्यूज, क्योंकि आपको डेटा चेंज मिल रही है, ठीक है ना, डेटा आपको चेंज मिल रही है, आप कंफ्यूज हो गए। अब किसकी बात में भरोसा करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे तो प्राइस को रीड करें, इंडिकेटर का सहारा ना लें, मेरे साथ आके वक्त गुजारें, आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसी तबीयत का हूँ और मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। प्राइस के साथ वक्त गुजारें, प्राइस को रीड करें, प्राइस को अंडरस्टैंड करें, आपको पता चल जाएगा कि ये प्राइस जो है ये लो वॉलेटिलिटी में क्या करती है, एशियन सेशन में क्या करती है, न्यूयॉर्क सेशन में क्या करती है, गुस्से में आती है तो क्या करती है, खुश होती है तो क्या करती है, लंदन सेशन में होती है तो क्या करती है, ब्रेकआउट होता है इसका तो क्या करती है। इनके साथ वक्त गुजारेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इंडिकेटर का सहारा लेना छोड़ दें, कुछ नहीं होता, डिफरेंट डेटा मिलेगी, समझ में नहीं आएगा, डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप कि आपको करना क्या है। इसलिए बेस्ट वे, बेस्ट मेथड, मार्केट की प्राइस को खुद अंडरस्टैंड करें, मार्केट के बिहेवियर को, उसके पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करें, मार्केट को रीड करें, आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया इंडिकेटर का ट्रेडर, उसका फोकस क्या होता है हम समझ चुके हैं, उसका फोकस इंडिकेटर्स होता है, इंडिकेटर्स के सिग्नल्स होते हैं, उसका लेना देना प्राइस से नहीं है। लेकिन प्राइस एक्शन का ट्रेडर क्या होता है, वो क्या देखता है, उसका चार्ट कैसा दिखता है, उसकी तरफ आएंगे। अब प्राइस एक्शन का ट्रेडर देखें। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के ट्रेडर के पास टेक्निकली कौन से टूल्स होते हैं, कौन से टारगेट्स होते हैं जिनको वो सारा दिन देख रहा होता है। इंडिकेटर वाला तो बेचारा सारा दिन इंडिकेटर्स के रेट ग्रीन होने को देख रहा होता है, लेकिन प्राइस एक्शन का ट्रेडर क्या देखता है मार्केट में, एक साफ सुथरे चार्ट पे वो क्या देखेगा। इंडिकेटर वाला तो जाहिर सी बात है उसके कलर्स चेंज हो रहे हैं देख रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन वाला क्या देखेगा, प्राइस एक्शन वाला चार्ट पैटर्न्स देखेगा अगर कोई बन रहा है तो, कैंडलस्टिक पैटर्न देखेगा अगर कोई बन रहा है तो, ट्रेंड लाइन ड्रा करेगा, प्राइस बैंड्स देखेगा, मार्केट स्विंग का स्ट्रक्चर देखेगा, अप स्विंग है, डाउन स्विंग है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को देखेगा, कंसोलिडेशन फेजेस को देखेगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखेगा, पिवट्स को देखेगा। अब आपके सामने जो चार्ट है ना, उसमें सिर्फ दो चीजों को देख रहा है। इस चार्ट का जो ट्रेडर है, पर्टिकुलर चार्ट का जो ट्रेडर है, वो सिर्फ दो चीजों को देख रहा है, और वो दोनों चीजें मार्केट का अपना बिहेवियर है। मार्केट का वो दो चीजें अपना बिहेवियर है। अब वो दो चीजें कौन सी, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। एक सिंपल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वो देख रहा है, जहां से मार्केट कंटिन्यूसली रिवर्स हो रही है, बाउंस हो रही है। यहाँ से देखें प्राइस उठी, बाउंस होके नीचे आ गई, उसके बाद इसी लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, वापस आके रीटेस्ट की, इस पे वो देख रहा है कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन रही है, मार्केट यहाँ से उठ रही है। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसने देखा, उसके बाद उसने कैंडलस्टिक का सहारा लिया, कैंडलस्टिक पैटर्न का, यानी कि जिस सपोर्ट पे मार्केट उठ रही है वहां पे कोई पैटर्न है। अब इस चीज को भी वो देख रहा है। अब यकीनन वहां पे पैटर्न है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखें, यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न, अब दो चीजों ने मिलकर इसको परफेक्ट, मार्केट का अपना नेचर देख रहा है वो, मार्केट अपनी नेचर देख रहा है वो, और दो चीजों ने मिलकर उसको कितना परफेक्ट सिग्नल दिया। एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, सपोर्ट बन गई, और जो सपोर्ट पे बाउंस हो रही है प्राइस, वो एक बुलिश इंगल्फिंग बना के उठ रही है। कितना परफेक्ट सिग्नल है, किसी इंडिकेटर को देखने की जरूरत ही नहीं, इतना परफेक्ट और प्योर सिग्नल उसको मिल गया। उसने बैक किया और नीचे स्टॉप लॉस रखा और देखे ऊपर, अगेन उसी लेवल पे मार्केट बाउंस हुई, और इस बार उसने पिन बार फॉर्मेशन बनाई, यानी कि कैंडलस्टिक पिन बार पैटर्न बनाया। सपोर्ट पे आई, पिन बार बनाई, और बूम ऊपर निकल गई। इंडिकेटर वाले ट्रेडर को कोई पता ही नहीं चला कि मार्केट कहाँ से आई कहाँ गई। अब ये मार्केट यूं समझिए कि यहाँ से आई नीचे,
यहाँ से ऊपर गई, यहाँ तक पहुंची होगी, फिर इंडिकेटर के ट्रेडर ने इसको कहा होगा बाय करो, क्योंकि वो लैगिंग है, देर से सिग्नल देता है। लेकिन प्राइस एक्शन के ट्रेडर ने क्या किया, जहां से मार्केट रिवर्स हुई है वहीं पे फिक्स उसी पॉइंट पे बाय किया है, क्योंकि उसने देखा कि सपोर्ट है और मार्केट बाउंस हो रही है ऊपर की तरफ। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल और साफ सुथरे चार्ट को वो एनालाइज करता है प्राइस एक्शन का ट्रेडर। तो ये डिफरेंस है प्राइस एक्शन के ट्रेडर में और इंडिकेटर्स के से ट्रेडर में। और इसी डिफरेंस को देखते हुए आप समझ चुके होंगे कि कामयाब कौन है, नाकाम कौन है। कामयाबी हमेशा सिंपल चीजों में होती है, कामयाबी हमेशा सादी चीजों में होती है। जितना सिस्टम कॉम्प्लिकेट होगा उतना समझना मुश्किल होगा, जितना सिस्टम साफ सुथरा होगा उतना समझना आसान होगा। जितना साफ है उतना आसान है समझना। एक नेक्ड साफ सुथरा चार्ट जितनी मार्केट की पिक्चर देता है हमें, जितनी मार्केट का सिनेरियो दिखाता है, मार्केट की डेटा बताता है, कोई सिस्टम नहीं बता सकता। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इंडिकेटर सिस्टम पे काम करेंगे या प्राइस एक्शन पे करेंगे। अब अल्टरनेटिवली प्राइस एक्शन में भी बहुत सारी स्ट्रेटजियां आ जाती है, वो आगे चलकर हम देखेंगे। लेकिन टू द पॉइंट अगर कहा जाए तो प्राइस एक्शन इज द वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आई एवर सीन इन माय लाइफ। मैंने पूरी जिंदगी 8 साल दिए इस मार्केट में और मैंने कभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं देखा जो इस प्राइस एक्शन को बीट कर सके, और इतना इजी सिस्टम भी मैंने कभी नहीं देखा। प्राइस एक्शन जितना आसान कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल वाजे दिखाता है। जब हम इसके प्राइस एक्शन के मास्टर हो गए ना, यकीन कीजिए ऐसी ट्रेडिंग हम करेंगे कोई समझ नहीं पाएगा कि ये बंदा कर क्या रहा है, इसके पास क्या है, कौन सा जादू है इसके पास। हमारे पास यही जादू है, यही हमारा टूल है कि हम मास्टर करेंगे। जैसे मैथमेटिक का स्टूडेंट होता है, वो मैथमेटिक के साथ सारा दिन खेल रहा होता है और वो मास्टर बन जाता है। वो आगे चलकर पता नहीं मास्टर्स कर लेता है मैथमेटिक्स में, ऐसी इक्वेशन 5-5 मिनट में हल कर देता है कि टीचर जो होते हैं वो दांतों में उंगलियां देकर बैठ जाते हैं, यार ये स्टूडेंट कहाँ से आया यार, ये 5 मिनट में इतनी बड़ी इक्वेशन हल कर ले, क्योंकि उसने सारा दिन मैथमेटिक्स को एज अ गेम लेकर खेला है, उसने इंटरेस्ट लिया है, दिलचस्पी ली है उसमें। जब हम प्राइस एक्शन में इंटरेस्ट लेंगे, प्राइस एक्शन को खेल की तरह देखेंगे, इसके साथ खेलेंगे, दिन रात अलग अलग चार्ट्स खोल के कैंडलस्टिक को रीड करेंगे, कहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, कहाँ पे कौन सी सपोर्ट बन रही है। जब इसको हम एक जैसे बच्चा खिलौने के साथ खेलता है, जब हम इन चीज को खिलौनों के साथ खेलेंगे, एज ए खिलौना बना के कि हमें सारा दिन खेलना है, सपोर्ट ड्रा करनी है, रेजिस्टेंस ड्रा करनी है, कैंडलस्टिक रीड करना है, एक प्राइस एक्शन का मास्टर बनना है मुझे। आप बिल गेट्स कोई हैसियत नहीं रखता, वॉरेन बफेट कोई हैसियत नहीं रखता। जब आप इसके एक्सपर्ट हो गए, वॉरेन बफेट भी आपसे मिलने के लिए तरसेगा कि ये कौन सा बंदा है जो इतने थोड़े टाइम में मार्केट का मास्टर बन गया है, मैं इसे मिलना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आजानों की आवाजें गूंज रही है, थोड़ा सा 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। ओके, तो सिंपल है, इसके साथ खेलना है। वॉरेन बफेट भी कुछ भी नहीं है, वो भी सोचेगा कि ये कौन सा बंदा है, मुझे इसके साथ मिलना पड़ेगा। तो दोस्तों कहने की बात कि वी हैव टू मास्टर दिस मार्केट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट। प्राइस एक्शन का मास्टर बनना है हमें, गहराई तक जाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है, आपने सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव चीज कौन सी देखी है प्राइस एक्शन में, तो मैं 2 चीजों का नाम लूंगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, क्योंकि कैंडलस्टिक जो होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत बड़ा जवाब छोड़ जाती है। अब जब आप उस सवाल और जवाब को समझ गए, आपको किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी हम आगे देखेंगे। तो ये एक, मैं आपको यही कहूंगा कि सबसे इफेक्टिव चीज जो है प्राइस एक्शन के अंदर, जो लैगिंग इंडिकेटर है, कैंडलस्टिक, और दूसरे नंबर पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। इन 2 चीजों को अगर आप टारगेट बना के ट्रेड करेंगे, आपकी अपनी रिजल्ट्स आपको हैरान कर देंगे। आपको अपनी ट्रेडिंग पे यकीन नहीं होगा कि ये आप कर रहे हैं ट्रेडिंग, इसी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि ये 2 बहुत ही बेसिक्स हैं, पिलर हैं ये 2 प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के, कैंडलस्टिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर कोई प्राइस एक्शन या ट्रेडर किसी और चीज का नाम ले रहा है तो उसकी अपनी डिसिप्लिन है, अपनी स्ट्रेटजी है। लेकिन मैं अपनी अगर बात करूं कि मेरे फेवरेट जो इंडिकेटर हैं प्राइस एक्शन के, फेवरेट इंडिकेटर वो
कैंडलस्टिक इन सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ प्राइस चार्ट्स पे, क्योंकि प्राइस एक्शन जो करते हैं हम वो जाहिर सी बात है कि कैंडलस्टिक पैटर्न पे करते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक जो पैटर्न है, जितनी क्लियर पिक्चर, जितनी प्री डिफाइंड डेटा एक प्राइस की मूवमेंट की हमें कैंडलस्टिक चार्ट देता है, कोई और चार्ट नहीं दे सकता। 3 तरह के चार्ट होते हैं, आपको पता है। लाइन चार्ट, जिसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग का पता नहीं होता, कहाँ से मार्केट ओपन हुई थी, कहाँ पे क्लोज हुई, हाई उसने कब मारी, लो कब मारी, कुछ पता नहीं चलता। बार चार्ट किसी हद तक पता चलता है कि ओपन कहाँ पे हुई, क्लोज कहाँ पे हुई, लेकिन उसमें भी कोई क्लियर पिक्चर इतनी नजर नहीं आती। कैंडलस्टिक जो होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है और वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनल उसको यूज करते हैं। आपको पता है कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, वो हमें ट्रेडिंग सिग्नल्स देता है, और उसको हम जब मास्टर कर लेंगे तो हमें पता है कि हम प्राइस एक्शन के मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि अगर हम कैंडलस्टिक को मास्टर कर रहे हैं तो। अब कैंडलस्टिक क्या है, कहाँ से ये कैंडलस्टिक आया है, इसकी हिस्ट्री क्या है? देखिए 1600 सेंचुरी, कितना पुराना ये फार्मूला है कैंडलस्टिक। 1600 से 1700 तक जो है जापानीज ताजर थे, उन्होंने राइस के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ट्रेड करने के लिए कैंडलस्टिक का सहारा लिया। वो उन लोगों की इन्वेंशन है ये, जो जापानीज के लोग थे ना 1600 सेंचुरी में। वो क्या करते थे, राइस जो है, चावल जो है, उनको ट्रेड करने के लिए वो कैंडल्स का सहारा लेते थे। वो कैंडल्स उसकी प्राइस को डिफाइन करने के लिए कैंडल उन्होंने इन्वेंट की और कैंडल्स का सहारा लेते थे। तो जैसे ही वक्त गुजरता गया ये चीज़ अब इतनी मशहूर होती गई, क्योंकि उनको एक बेहतरीन फॉर्मेशन नजर आई कैंडलस्टिक। तो आगे चलकर वो अब ग्राफिकली आपके चार्ट के ऊपर भी नजर आ रही है आपको। आप कैंडलस्टिक जो आज ट्रेड कर रहे हैं वो आज की या कुछ सालों की इन्वेंशन नहीं है। 1600 सेंचुरी में वो जापानीज ने इस चीज को इन्वेंट किया था, और जाहिर सी बात है जिन्होंने इन्वेंट किया उसका नाम इस कैंडल पे रखा गया है, जापानीज कैंडलस्टिक। ठीक है, जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट। तो ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है ये जापानीज लोगों का बनाया हुआ है, उन्होंने इन्वेंट किया था और बहुत पुराना है 1600 सेंचुरी में। अभी तो 2000 सेंचुरी चल रही है, कोई 400 साल हो गए। तो इसके राइस के कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर आगे चलकर वो स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स की मार्केट के ऊपर आई। फिर वो चार्ट आपको अब ब्रोकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मार्केट की जो है वो लिक्विडिटी की शक्ल में आपके सामने आ रही होती है, वो प्राइस को डिफाइन कर रही होती है। अब ये है कि कैंडल जो है वो एक पर्टिकुलर कैंडल की फॉर्मेशन कैसी दिखती है, उसकी डेटा क्या बताती है, उसकी बॉडी क्या लैंग्वेज है। देखिए कोई भी कैंडल जो होती है ना, उसके अंदर अगर 4 चीजें हैं तो वो आपकी कैंडल है, कंप्लीट कैंडल है। उसके अंदर 4 डेटा होनी चाहिए, 4 डेटा अगर उसके अंदर हैं तो वो एक कैंडल है। और एक कैंडल के अंदर 4 डेटा होती है जो मेन फोकस करेंगे आप। सबसे पहली डेटा तो ओपनिंग कहाँ से हुई उसकी, एक पर्टिकुलर कैंडल है। डेली की कैंडल का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि डेली की अगर कैंडल है तो वो डेली की कैंडल जो है वो ओपन कहाँ से हुई, यानी कि प्राइस मंडे की कैंडल, मंडे के दिन प्राइस कहाँ से ओपन हुई और उसने हाई कौन सी मारी, लो कौन सी मारी और क्लोज किस प्राइस पे हुई। ठीक है, अब आपके सामने स्क्रीन के जो बुलिश एंड बेरिश कैंडल है, बुलिश एंड बेरिश का तो आपको पता है, ये बेसिक्स कोर्स में आती है चीज़ें, ये भी बेसिक कोर्स में है, लेकिन फिर भी मैं आपको कैंडल्स इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि हम प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमें गहराई तक पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक व्हाट इज कैंडलस्टिक इटसेल्फ। तो अगर आप देखें तो यहाँ से ओपन हुई बुलिश की कैंडल। देखिए बुलिश की कैंडल वो होती है जो जिसमें प्राइस ऊपर क्लोज होती है, यानी कि प्राइस जो है वो ओपनिंग से क्लोजिंग तक ऊपर जाके क्लोज होती है। और बेरिश कैंडल वो जिसमें प्राइस ओपनिंग से क्लोजिंग तक ड्रॉप होके क्लोज होती है, यानी कि प्राइस गिर के क्लोज होती है तो वो बेरिश कैंडल होती है, प्राइस चढ़ के क्लोज होती है तो वो बुलिश कैंडल होती है। बिल्कुल बेसिक चीज़ है कैंडलस्टिक की। तो बुलिश बायर्स की कैंडल है, बेयरिश जो सेलर्स की कैंडल है वो मार्केट के गिरने को रिप्रेजेंट करती है।
और बुलिश मार्केट के चढ़ने को रिप्रेजेंट करती है। और बुलिश कैंडल जो होती है हमेशा नीचे से क्लोज होती है, ये याद रखिएगा। बुलिश जो कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है, नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है। यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ओपन हुई। ऊपर जो बिल्कुल पिन आपको देख रही है इसको कहते हैं शेडो, ऊपर और नीचे दो शेडो है, या इसको विक्स भी कहा जाता है। ये दो नाम है इसके, आप जो नाम से पुकारें, बात एक ही है। तो मैं इसको शेडो कहता हूँ, ये शेडो है और नीचे ये भी शेडो है, दो शेडो बनाए। लेकिन ओपन यहाँ से हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, प्राइस यहाँ से यहाँ तक जो है वो ऊपर चढ़ के क्लोज हुई। बेरिश कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है, यानी कि बुलिश कैंडल के बिल्कुल बरक्स इसका उल्टा एग्जांपल है, एंटी है, कि ये ऊपर से ओपन नीचे जाके क्लोज, ये नीचे से ओपन ऊपर जाके क्लोज। अब ये दोनों जो कैंडल्स हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश एंड बेरिश बॉडी की है, यानी कि इसके अंदर जो है वो एक तो मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा बुल्स एंड बायर्स का जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये दो कैंडलस्टिक हैं और कैंडल के अंदर 4 डेटा लाजमी होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है, कि उसकी ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग, उसकी हाई। ये हाई का मतलब है कि उसने मिसाल के तौर पे डेली मंडे की कैंडल है तो उसने हाई मंडे वाले दिन हाई प्राइस कौन सी मारी और क्लोज कहाँ पे हुई, लो प्राइस कहाँ पे मारी, यहाँ पे मारी, हाई कहाँ पे मारी, यहाँ पे मारी। लेकिन अल्टरनेटिवली जिसने जो उसने हाई मारी थी उस हाई पे क्लोज नहीं हो सकी, बेयर्स ने उसको धकेल के नीचे यहाँ पे क्लोज करवा दिया। ये जो विक है ये विक रिजेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि मार्केट रिजेक्ट होके नीचे आके क्लोज हो गई। ये बिल्कुल बेसिक्स है। तो अगर मैं बेसिक्स पे बात करूंगा तो आगे हम एडवांस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बेसिक्स को थोड़ा सा ऊपर से, अगर आप कैंडलस्टिक की बेसिक्स को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से लेकर, तो आपको बेसिक्स कोर्स करना पड़ेगा, उसमें आपको ये चीज़ें सिखाएंगे, क्योंकि हम ये एडवांस कोर्स कर रहे हैं प्राइस एक्शन का। तो ऐसे ही मैंने सोचा ये भी होना चाहिए आपको पता कि कैंडल क्या है। क्या पता कुछ ऐसे लोग भी डीवीडी को परचेज करेंगे जिनको कैंडलस्टिक का पर्टिकुलर कैंडल की फॉर्मेशन का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि कैंडल क्या है, ओपन कहाँ पे होती है, क्लोज कहाँ पे होती है। तो बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, बुलिश अक्सर ग्रीन होती है, बेरिश रेड भी होती है और ब्लैक भी करते हैं उसको, और बुलिश ग्रीन भी होती है, वाइट भी होती है। तो ओपन बुलिश नीचे से क्लोज ऊपर, बेरिश ओपन ऊपर से क्लोज नीचे, और दोनों साइड जो विक्स हैं वो ऊपर वाली विक हाई को रिप्रेजेंट करती है, नीचे वाली विक लो को रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट ने इतना लो तो मारा लेकिन बुल्स ने, बायर्स ने उसको ऊपर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, ऊपर रिजेक्ट कर दिया। अब चलते हैं हम आगे। हमने देख लिया कैंडल कहाँ से ओपन होती है, कहाँ क्लोज होती है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। देखिए जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना उसमें वॉल्यूम है और उतना उसमें मोमेंटम भी है। जितनी छोटी कैंडल होगी उतना उसमें कम वॉल्यूम है और उसका मोमेंटम भी ड्रॉप हो रहा है। यानी कि बड़ी बुलिश की कैंडल है तो स्ट्रॉन्ग उसमें बुल्स मौजूद है, छोटी बेयर्स की कैंडल है उसमें छोटे बेयर्स मौजूद हैं, मोमेंटम भी ड्रॉप हो रहा है और वॉल्यूम भी बहुत कम है, वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, वॉल्यूम बहुत कम है। तो ये ख्याल रखिएगा जब भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, इसका मतलब है मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम भी ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा है और मोमेंटम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है पर्टिकुलर बुल्स का या बेयर्स का। तो बड़ी कैंडल बॉडी वाली और छोटी बॉडी वाली कैंडल की साइकोलॉजी यही है कि बड़ी बॉडी वाली कैंडल यानी कि उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है ट्रेडिंग का, मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है और वॉलेटिलिटी मार्केट में मौजूद है। तो स्ट्रॉन्ग बॉडी की बड़ी कैंडल होनी चाहिए, उस पर ट्रेडिंग में मज़ा आएगा। लेकिन अगर छोटी छोटी कैंडल्स बनी रही हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़े, जैसे ये है छोटी कैंडल्स, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी नहीं है और वॉलेटिलिटी भी नहीं है, तो बड़ी बॉडी वाली कैंडल्स बने तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर जो मार्केट में इस तरह की रिजेक्शंस होती हैं, बड़ी बड़ी रिजेक्शंस होती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं बुल्स और बेयर्स के प्रेशर को। ठीक है, प्रेशर क्या है? प्रेशर ये है कि अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरे सामने 10 लोग सेल कर रहे हैं, अब प्रेशर जाहिर सी बात है 10 लोगों का ज़्यादा है, मेरा थोड़ा है। तो एक पर्टिकुलर कैंडल है, ये जो कैंडल है एक पर्टिकुलर कैंडल है, ये जो पर्टिकुलर कैंडल है इसका जो ये पूरा एरिया है ये बुल्स का प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है। यानी कि इसमें जो सेलर्स थे, सेलर्स नीचे यहाँ तक आए थे
लेकिन बायर्स ने पूरा उसको धक्का देके ऊपर रिजेक्ट कर दिया और बुल्स की कैंडल में जाके उसको क्लोज करवाया। और इस तरह की जो कैंडल होती है वो जाहिर सी बात है बुल्स और बेयर्स के प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे इसने नीचे जो भी इसकी जो विक है, नीचे वाली सारी विक है, ये लॉन्ग विक्ड है और ये पूरी विक हमें बायर्स का प्रेशर शो करती है कि बायर्स स्ट्रांगली रिजेक्ट करके मार्केट को ऊपर क्लोज करवा चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नेक्स्ट बेयरिश कैंडल में रिजेक्शन है ये सेलर्स की है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ से, और सेलर्स हमेशा ऊपर की तरफ से प्रेशर देते हैं और बायर्स नीचे की तरफ से प्रेशर देते हैं। तो बेयर्स ने ऊपर की तरफ से प्रेशर देके उसको रिजेक्ट करवा के एक बड़ी विक बनवा के नीचे बेयरिश की बॉडी में क्लोजिंग दी। यानी कि इसका मतलब है कि सेलर्स का पावर बहुत ज्यादा है और जिस मार्केट में सेलर्स का पावर बहुत ज्यादा होता है उसमें हम हमेशा सेल करते हैं, और जिस मार्केट में इस तरह का बायर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उस मार्केट में हम हमेशा बाय ही करेंगे, सेल नहीं करेंगे। तो ये सिंपल साइकोलॉजी है, बायर्स और सेलर्स का प्रेशर एक पर्टिकुलर कैंडल पे अगर नजर आए तो आप इस चीज का थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। उसके बाद मोमेंटम क्या है, देखें अगर मोमेंटम की डेफिनेशन में आपको बताऊं तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, ठीक है ना, जिस रेट पे एक पर्टिकुलर प्राइस चेंज होती है उसको हम कहते हैं मोमेंटम। अब इसका एज एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि आज जो है शुगर कह लें, चीनी, शुगर जो है वो, चीनी जो है वो 50 रुपये पर केजी मिल रही है आज के दिन, ठीक है जी। क्या हो गया, यहाँ से देख लेते हैं, ये 50 रुपये पर केजी जो है वो शुगर आज में मिल रही है। लेकिन क्या होता है कि अगले ही दिन वही शुगर जो 50 रुपये पर केजी थी वो 60 रुपये पर केजी मिल रही है। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है उसका, 10 रुपये पर केजी उसका मोमेंटम बुल्स का है, यानी कि 10 रुपये पर केजी वो ऊपर गई, यानी कि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस जो है वो 10 रुपये है, यानी कि मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। जाहिर सी बात है कि उसने 50 से डायरेक्ट 60 रुपये पे जंप दिया है तो उसका मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग बुल्स का मोमेंटम है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस जो है वो रेट बहुत ज्यादा है, जिस रेट पे वो चेंज हो रही है प्राइस वो बहुत ज्यादा है, 50 से डायरेक्ट 60 हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस बहुत ज्यादा है। रेट जिस रेट पे चेंज हो रही है प्राइस वो रेट बहुत ज्यादा है, 50 से 60 रुपया है, यानी कि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है बुल्स का। लेकिन वही अगर शुगर जो 50 से 60 रुपए पे गई थी नेक्स्ट डे पे 62 की हो रही है, इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस जो 10 रुपए था 50 से 60 पे आ गई थी, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस अब तीसरे दिन 2 रुपए पे हो गया, यानी कि इसका जो मोमेंटम है वो ड्रॉप हो गया, बुल्स का मोमेंटम ड्रॉप हो गया, बुल्स कमजोर हो गए। पहले 60 रुपए पे जंप मार रहे थे लेकिन अब 2 रुपए पे जंप मारना शुरू कर रहे हैं, उसका मोमेंटम ड्रॉप हो चुका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस कम हो गया, इसको कहते हैं मोमेंटम। ये ही मोमेंटम कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, जिस रेट पे प्राइस चेंज होती है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। अब इसी का एग्जांपल अगर फॉरेक्स में हम दें तो यहाँ पे देखें, ये जो कैंडल है मिसाल के तौर पे ये शुगर की कैंडल है, ये शुगर 10 रुपए चेंज हुई 50 से 60 रुपए हो गई, कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इसका देखें, बूम 50 से 60 रुपए पर किलो। दूसरे दिन थोड़ा सा मोमेंटम ड्रॉप हुआ, पहले 50 से 60 रुपए पर केजी, अब 60 से 65 रुपए पर केजी, और ये 60 रुपए कर दें इसको और नीचे 50, ठीक है। अब 50 से 60 कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, 60 से 65 थोड़ा मोमेंटम ड्रॉप हुआ, छोटी कैंडल बनी, मोमेंटम ड्रॉप हुआ, पहले 50 से 60 बड़ी कैंडल, अब 60 से 65 थोड़ी सी छोटी कैंडल, लेकिन उसके बाद 65 से 66 कर देते, 1 रुपया, कितना मोमेंटम ड्रॉप हो गया। एक शुगर जो है वो 50 से 60 हो गई पर केजी, फिर 60 से 65 हो गई, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस कम हो गया, पहले 10 रुपए चेंज हुआ था लेकिन अब 5 रुपए हुआ, लेकिन नेक्स्ट तीसरे दिन 1 रुपए चेंज हुई है मार्केट, यानी कि बुल्स जो है वो अपना मोमेंटम खो रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस कम होता जा रहा है, 60 से फिर 65, 65 से फिर 66। अब इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्स होगा, अब मार्केट डाउन आ सकती है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ऑफ बुलिश
मोमेंटम, ठीक है ना, बुलिश मोमेंटम को हमने देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस जो है किसी भी बुल्स मार्केट का, एक अप ट्रेंड मार्केट का कैसे ड्रॉप होता है। बिल्कुल उसी तरह से उसके उलट अगर हम देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इन अ बेरिश मोमेंटम, यानी कि नीचे गिरती हुई मार्केट, ये देखें, ये बड़ी कैंडल, शुगर 50 रुपए पे थी, 40 रुपए पे आ गई, 10 रुपए गिरी। दूसरे दिन शुगर 40 रुपए से 35 रुपए पे आ गई, 5 रुपए गिरी, मोमेंटम ड्रॉप होता हुआ नजर आया। उसके बाद अगेन तीसरे दिन जो है वो 35 से 34 रुपए यानी 1 रुपया गिरी, यानी कि जो ड्रॉपिंग उसका जो मोमेंटम था बेरिश का, जिस रेट पे वो ड्रॉप हो रही थी वो रेट कम होता गया। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम ड्रॉप हो रहा है, यानी कि अल्टरनेटिवली बुल्स या बेयर्स जो है वो वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, मार्केट अब वापस जा सकती है, इस तरह की सिचुएशन बनती है। मोमेंटम ड्रॉप होता है तो अल्टरनेटिवली मार्केट फिर रिवर्स होती है। यहाँ पे मोमेंटम ड्रॉप हो रहा है, अल्टरनेटिवली मार्केट रिवर्स होती है, क्योंकि जब भी मोमेंटम ड्रॉप होता है वो ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। ये मोमेंटम ड्रॉप हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस कम होता जा रहा है, मार्केट बूम ऊपर। ये देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ऑफ कम होता जा रहा है, मार्केट बूम नीचे। ये ट्रेंड रिवर्सल का भी सिग्नल बन सकता है किसी हद तक, कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस कम हो रहा है, मोमेंटम ड्रॉप हो रहा है, तो हम अल्टरनेटिवली उसका फायदा देख सकते हैं। अब आपका जहन बन चुका होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस क्या है, मोमेंटम क्या है। मोमेंटम जो है उसकी डेफिनेशन यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, जिस रेट पे प्राइस चेंज होती है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। अब चलते हैं आगे, और आगे तो है कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 में जो हमने चीजें सीखी हैं वो आपने देख ली। चैप्टर 1 का इंडेक्स खोलेंगे और देखेंगे कि हमने चैप्टर 1 में क्या सीखा। व्हाट इज प्राइस एक्शन हमने सीखा चैप्टर नंबर 1 में, बिल्कुल सिंपल था। प्राइस एक्शन क्या है, आप रिवर्स करके फिर भी देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन क्या है। उसके बाद दूसरा हमने टेक्निकल एनालिसिस को देखा, साइकोलॉजी टेक्निकल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्यों यूज की जाती है, टेक्निकल एनालिसिस को देखा। डिफरेंस बिटवीन प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर को भी हमने देखा, इंडिकेटर के ट्रेडर और प्राइस एक्शन के ट्रेडर के बीच में साइकोलॉजी उनकी क्या है, किसको कौन ज्यादा फोकस करता है, इंडिकेटर खुद क्या है, ये सारी चीज हमने देखी। प्राइस एक्शन वाला किस चीज को ज्यादा टारगेट रखता है। कैंडलस्टिक चार्ट के टाइप हमने देखे, 3 तरह के होते हैं, और कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो ज्यादातर यूज किया जाता है। और बेसिक ऑफ जापानी कैंडल हमने देखा, जापानी कैंडल जो है वो कब से आई, कौन सी हिस्ट्री थी उनकी, और एक पर्टिकुलर कैंडल जो है उसके अंदर जो है वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, बड़ी कैंडल रिजेक्शन कैसे होती है, बायर्स का रिजेक्शन है, बुल्स का रिजेक्शन है, बेयरिश का रिजेक्शन है, और एक बुलिश एंड बेयरिश जो कैंडल है उसका मोमेंटम क्या है, मोमेंटम कैसे ड्रॉप होता है, वो भी हमने देखा। तो ये प्राइस एक्शन का बेसिक था, ठीक है, हमने बेसिक्स को देखा कि बेसिक्स क्या होती है। और बेसिक्स बिल्कुल सिंपल है, इस वीडियो को 4 बार देखें, 5 बार देखें, ताकि पहले बेसिक्स पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर इन बेसिक्स पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर आगे जो चैप्टर होंगे उसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, कि जब कोई ट्रेंड रिवर्स होना चाहता है तो आपको पता चलेगा कि मोमेंटम यहाँ पे वाकई जो हमने मोमेंटम पढ़ा था वो ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले पता होना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या, उसकी साइकोलॉजी क्या है। तो चैप्टर नंबर 1 दोस्तों कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आज मत जाइए, इसको देखें, 2 बार 3 बार समझें, फिर कल जो है वो चैप्टर नंबर 2 ज़रूर ओपन कीजिएगा। और बहुत शुक्रिया, मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में।